एक सही और वैलिड वसीयत यानी विल कैसे बनाएं। दोस्तों, गलत वसीयत से परिवार बर्बाद हो सकता है। एक गलत वसीयत पूरे परिवार को तोड़ सकती है। मेहनत की कमाई कोर्ट केस में फंस सकती है। वसीयत यानी आपकी मेहनत की कमाई सही लोगों तक पहुंचाने का कानूनी तरीका। जब वसीयत साफ नहीं होती, भाई भाई में झगड़े होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार में झगड़े, कोर्ट केस, समय और पैसे की बर्बादी। कई वर्षों तक अदालत के चक्कर लगाते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वसीयत सही तरीके से नहीं बनाई गई, अधूरी थी या कानून के अनुसार वैध नहीं थी। याद रखिए, वसीयत सिर्फ एक कागज नहीं, यह आपकी दूरदर्शिता, जिम्मेदारी और अपनों के प्रति सच्चे प्यार का प्रमाण है। तो आइए, अब मैं सतीश आहूजा आपको एक सही और कानूनन वैलिड वसीयत बनाने के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां देने जा रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपने हाथ में एक कॉपी और पेन अवश्य तैयार रखें। वीडियो में बताई गई हर महत्वपूर्ण बात और सुझाव को नोट करते चलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इन सुझावों का पालन करेंगे तो भविष्य में एक सुरक्षित, स्पष्ट और एक वैध वसीयत बनाने में आपको अवश्य लाभ होगा और आपके परिवार को अनावश्यक विवादों तथा कोर्ट कचहरी के चक्रों से बचाया जा सकेगा। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सतीश आहूजा, एडिटर लीगल बुक्स। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक वैलिड वसीयत यानी विल बनाने के लिए जरूरी कानूनी आवश्यकताओं के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ ही वसीयत में बदलाव करने, उसे रद्द करने, पुरानी वसीयत को रद्द करके नई वसीयत बनाने तथा वसीयत से संबंधित अन्य विषयों से रिलेटेड प्रोसीजर और कानूनी फॉर्मेलिटीज की जानकारी भी दूंगा। इसके अलावा मैं समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा वसीयत के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और बनाए गए कानून की जानकारी भी दूंगा। यदि आप वसीयत बनाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि भविष्य में वसीयत में लिखी गई बातों को लागू करवाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यदि वसीयत बनाते समय किसी कानूनी फॉर्मेलिटीज की कमी रह गई तो संभव है कि जिन व्यक्तियों को आप वसीयत का लाभ देना चाहते हैं उन्हें उसका लाभ ना मिल सके। जानकारी देने से पहले आपको बताता चलूं कि विल एक कानूनी यानी लीगल डिक्लेरेशन है जिसके थ्रू वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी प्रॉपर्टी को बांटने का तरीका निर्धारित करता है। ये वसीयतकर्ता को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को बांटने का अधिकार देती है। इसके माध्यम से वसीयतकर्ता द्वारा अपने आश्रितों जैसे पत्नी, बच्चों या माता पिता की सुरक्षा पक्की की जा सकती है। साथ ही वसीयत को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूटर भी नियुक्त किया जा सकता है जो वसीयत को सही तरीके से लागू करता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का बंटवारा आपकी इच्छा के अनुसार हो तो विल को बनाने में सारी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना अत्यंत जरूरी है। अगर आप वसीयत बनाते समय इन जरूरी बातों का ध्यान रखोगे तो भविष्य में वसीयत को लागू करवाने में आने वाली कानूनी परेशानियां कम हो सकती हैं और उनसे बचा जा सकता है। इसलिए अब मैं आपको सरल भाषा में बताने जा रहा हूं कि एक सही और वैलिड वसीयत बनाने के लिए किन कानूनी
बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जानकारी देने से पहले कृपया नीचे दिए गए डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लें। दोस्तों, विल दो प्रकार की होती है। एक अनप्रिविलेज्ड विल यानी साधारण ऑर्डनरी विल होती है जो कि आम नागरिकों द्वारा बनाई जाती है, और एक प्रिविलेज्ड विल यानी विशेषाधिकार प्राप्त विल होती है जो कि केवल सैनिक सोल्जर्स जो किसी सैन्य अभियान में नियुक्त हो या वास्तविक युद्ध एक्चुअल वारफेयर में संलग्न हो, या ऐसे वायु सेवा कर्मी एयरमैन हो अथवा कोई नाविक जो समुद्र में हो के द्वारा बनाई जा सकती है। पहले मैं आपको अनप्रिविलेज्ड विल यानी आम नागरिकों द्वारा बनाई गई विल को बनाने में क्या कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी करना जरूरी होता है उसके बारे में बताता हूं। उसके बाद मैं प्रिविलेज्ड विल यानी विशेषाधिकार प्राप्त विल के बारे में बताऊंगा। वसीयत कौन कौन कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता, इस बारे में सक्सेशन एक्ट की धारा 59 के अनुसार 59 के अनुसार प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति जो माइनर ना हो, अवयस्क ना हो, वसीयत कर सकता है। एक विवाहित महिला अपनी उस संपत्ति की वसीयत कर सकती है जिसे वह अपने जीवन काल में स्वयं बेचने, दान करने या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करने का यानी एलाइनेट करने का अधिकार रखती हो। इसके अलावा बहरा, गूंगा या अंधा व्यक्ति भी विल करने के अयोग्य नहीं माना जाता यदि वह समझता है कि वो ऐसा करके क्या कर रहा है। इनसैन पर्सन यानी पागल व्यक्ति भी स्वस्थ होने के दौरान वसीयत कर सकता है। मद्यपान यानी शराब पिए हुए या बीमारी की अवस्था में या किसी और कारण से यदि व्यक्ति को अपने इस कार्य का ज्ञान ना हो तो वह वसीयत नहीं कर सकता। आम नागरिकों द्वारा बनाई गई विल यानी अनप्रिविलेज्ड विल को बनाने में नीचे बताई गई कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी करना जरूरी होता है। सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 63 के अनुसार वसीयतकर्ता वसीयत पर स्वयं सिग्नेचर करेगा या अपना कोई चिन्ह यानी अंगूठा वगैरह लगाएगा, अथवा कोई व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश से उस पर हस्ताक्षर करेगा। वसीयतकर्ता के सिग्नेचर या चिन्ह, अंगूठा वगैरह अथवा उसके लिए सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति के सिग्नेचर इस प्रकार लगाए जाने चाहिए कि जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि उसका उद्देश्य उस लेख यानी राइटिंग को विल यानी वसीयत के रूप में बनाना है। इसके अलावा वसीयत को कम से कम 2 या अधिक गवाहों द्वारा अटेस्ट करना जरूरी होता है, जिनमें से प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर या चिन्ह यानी अंगूठा वगैरह लगाते हुए देखा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके कहे अनुसार हस्ताक्षर करते हुए देखा हो, या वसीयतकर्ता से उसके सिग्नेचर
या चिन्ह या अंगूठा वगैरह या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की हो। प्रत्येक गवाह को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करने होंगे, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि एक से अधिक गवाह एक ही समय पर उपस्थित हों। यानी दोनों गवाहों में से कोई भी अलग अलग टाइम में भी सिग्नेचर कर सकते हैं। और अटेस्ट करने के लिए किसी विशेष प्रकार की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, वसीयत की वैलिडिटी प्रूव करने के लिए वसीयत प्रस्तुत करने वाले की क्या ड्यूटी होती है, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जगदीश चंद्र शर्मा वर्सेस नारायण सिंह सैनी, जो कि 1 मई 2015 को डिसाइड किया गया था, के केस में कहा है कि वसीयत प्रस्तुत करने वाले को यह दिखाना होता है कि विल पर वसीयतकर्ता ने सिग्नेचर किए थे और वसीयतकर्ता उस समय पूरी तरह सही और समझदार मानसिक अवस्था में था और उसकी मानसिक अवस्था बिल्कुल ठीक थी तथा वह वसीयत में लिखी गई बातों और प्रभाव को समझता था। इसके अतिरिक्त यह भी दिखाना होता है कि वसीयतकर्ता ने अपनी इच्छा से विल पर 2 गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे, जिन्होंने वसीयतकर्ता के सामने और एक दूसरे की उपस्थिति में भी वसीयत पर सिग्नेचर किए। इन सभी बातों को प्रूव करना वसीयत पर प्रस्तुत करने वाले की ड्यूटी है, जिसमें यह साबित हो सके कि वसीयत को बनाने में कानून का पूरी तरह से पालन हुआ है। विल बनवाना कब जरूरी है और कब जरूरी नहीं है, और विल बनवाने का क्या उद्देश्य होता है, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डेरेक AC लोबो वर्सेस अल्सरिक ULRIC MA लोबो डिसाइडेड ऑन 7 दिसंबर 2023 के केस में यह निर्णय दिया है कि वसीयत आमतौर पर प्राकृतिक उत्तराधिकार यानी नेचुरल मोड ऑफ सक्सेशन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए बनाई जाती है, जिसका परिणाम नेचुरल वारिस के हिस्से में कमी या उसे वंचित करना हो सकता है। यदि वसीयतकर्ता नेचुरल वारिस के हिस्से में कमी या उससे वंचित करना ही नहीं चाहता तो वसीयत बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वसीयत को रजिस्टर करवाने की आवश्यकता होती है या नहीं होती, और रजिस्टर करवाने के लिए कौन सा समय उचित होता है। कई लोग डाउट में रहते हैं कि विल रजिस्टर करवाना जरूरी है या नहीं है। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वी प्रभाकरा वर्सेस बासवाराज के, जो कि डिसाइड हुआ 7 अक्टूबर 2021 को, के केस में ये फैसला दिया है कि वसीयत एक वसीयतनामा दस्तावेज है और रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अंतर्गत अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करने वाले डॉक्यूमेंट की सूची में शामिल नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 18 के अनुसार वसीयत को रजिस्टर करना या ना करना पूरी तरह से पार्टी की इच्छा पर निर्भर करता है। जो वसीयत शुरू में रजिस्टर नहीं की गई हो तो उसे भी बाद में किसी भी समय रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 27 के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए वसीयत का रजिस्ट्रेशन केवल एक एडिशनल और अटेंडिंग सर्कमस्टांस यानी अतिरिक्त परिस्थिति है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्यूमेंट सही है, परंतु ये अनुमान खंडन यानी रिबट किया जा सकता है, जैसा कि एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 114E में कहा गया है। दोस्तों, विल का केवल रजिस्ट्रेशन कराना ही क्या वसीयत की वैलिड
होने का प्रूफ माना जा सकता है? इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लीला वर्सेस मुरुगनंथम, जो कि डिसाइड हुआ है 2 जनवरी 2025 के केस में यह निर्णय दिया है कि केवल मात्र वसीयत का रजिस्ट्रेशन ये साबित नहीं करता कि वसीयत वैलिड है। इसे सक्सेशन एक्ट की धारा 63 के तहत और एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 68, जिसका कि नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 67 है 67 है के अनुसार इसे केवल लीगल तरीके से प्रूव करना आवश्यक है। केवल मात्र विल का रजिस्टर्ड करवाना ही कानूनी जरूरतों की पूर्ति नहीं माना जा सकता। इससे आगे क्या किसी कंपनी को अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी देने के लिए बनाई गई विल क्या वैलिड होती है? क्या कोई कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की विल बनवा सकती है? इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि 15 मई 2009 डिसाइड हुआ है, के केस में ये कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी के पक्ष में अपनी अचल संपत्ति की वसीयत करना असंगत, बेतुका और अव्यावहारिक है, यानी मान्य नहीं है। दोस्तों, विल में किसी दूसरे लिखित डॉक्यूमेंट का जिक्र करने का क्या इफेक्ट होता है और कब वह दूसरा डॉक्यूमेंट भी उस विल या उपवसीयत यानी कोडिसिल का हिस्सा माना जाता है? सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 64 के अनुसार अगर कोई वसीयत बनाने वाला व्यक्ति अपनी सही तरीके से बनी और गवाहों द्वारा प्रमाणित वसीयत या उपवसीयत यानी कोडिसिल में किसी दूसरे लिखित डॉक्यूमेंट का इस तरह जिक्र करता है कि उससे उसकी इच्छा साफ होती है, तो वह दूसरा डॉक्यूमेंट भी उस विल या उपवसीयत का हिस्सा माना जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि एक आम नागरिक द्वारा लिखित और विधिवत साइन की हुई विल में विल के बनाने के पश्चात मिटाने, विल के बीच में लिखने या विल में दूसरे चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है। सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 71 के अनुसार 71 के अनुसार किसी भी अनप्रिविलेज्ड यानी एक आम नागरिक द्वारा बनाई गई विल के बनाने के बाद कुछ भी मिटाना, पंक्तियों के बीच में लिखना या अन्य चेंज करना अलाउ नहीं होता, सिवाय उस सीमा तक जब तक कि उस परिवर्तन यानी चेंज करने के कारण विल यानी वसीयत के शब्द या अर्थ इलेजिबल अपठनीय या अस्पष्ट हो गए हों, तब तक कि ऐसा परिवर्तन उस प्रकार एग्जीक्यूट ना किया गया हो जैसा कि पूर्व में वसीयत के एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड हो। विल में ऐसे किए गए परिवर्तन यानी चेंजेस को विधि पूर्वक यानी लीगली वैलिड माना जाएगा यदि वसीयतकर्ता के सिग्नेचर तथा गवाहों के हस्ताक्षर ऐसे परिवर्तन के सामने या उसके निकट विल के हाशिए यानी मार्जिन में या वसीयत के किसी अन्य भाग में अथवा उस परिवर्तन का उल्लेख करने वाले ज्ञापन यानी मेमोरेंडम के नीचे या अंत में किए गए हों और वह ज्ञापन यानी मेमोरेंडम वसीयत के अंत या किसी अन्य भाग में लिखा गया हो। दोस्तों, अब मैं आपको अनप्रिविलेज्ड विल यानी आम नागरिकों द्वारा बनाई गई एक वसीयत या उपवसीयत
को कैंसल यानी रद्द करने का क्या तरीका होता है उसके बारे में बताता हूं। सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 70 के अनुसार 70 के अनुसार कोई भी अनप्रिविलेज्ड विल यानी आम नागरिकों द्वारा बनाई गई विल, वसीयत या उपवसीयत अथवा उसका कोई भाग नीचे बताए गए तरीकों के अलावा किसी अन्य प्रकार से रद्द यानी कैंसिल नहीं किया जा सकता। नंबर 1, विवाह द्वारा, मैरिज द्वारा। नंबर 2, किसी अन्य वसीयत या उपवसीयत द्वारा। नंबर 3, ऐसे लिखित डॉक्यूमेंट द्वारा जिसमें उसे रद्द करने का तरीका घोषित किया गया हो और जिसे उसी प्रकार एग्जीक्यूट किया गया हो, जैसे कि अनप्रिविलेज्ड विल यानी आम नागरिकों द्वारा बनाई गई एक वसीयत के बनाने के लिए पूर्व में चाहिए होता है। या नंबर 4, या वसीयतकर्ता द्वारा अथवा उसकी उपस्थिति में और उसके ऑर्डर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे जलाकर, फाड़कर या किसी अन्य प्रकार से नष्ट करके इस आशय से कि उसे कैंसिल यानी रद्द किया जाए। अनप्रिविलेज्ड विल जो कि आम नागरिकों द्वारा बनाई गई एक वसीयत है को रद्द या कैंसिल करने के बाद किन परिस्थितियों में वापस पुनर्जीवित यानी रिवाइव किया जा सकता है, इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 73 के अनुसार कोई भी अनप्रिविलेज्ड विल यानी आम नागरिकों द्वारा बनाई गई एक वसीयत या उपवसीयत अथवा उसके किसी भाग को जो किसी भी प्रकार से रद्द यानी कैंसिल किया जा चुका है, पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा सिवाय उसको दोबारा बनवाकर यानी री एग्जीक्यूशन द्वारा, या ऐसी उपवसीयत द्वारा जो पूर्व में अपेक्षित कानून द्वारा एग्जीक्यूट की गई हो और जिसमें उसे पुनर्जीवित यानी रिवाइव करने की इंटेंशन शो की गई हो। जब कोई विल या उपवसीयत जो पहले आंशिक रूप से रद्द, कैंसल यानी रिवोक की गई हो और उसके पश्चात पूर्ण रूप से रद्द, कैंसल यानी रिवोक कर दी गई हो, पुनर्जीवित की जाती है, तो ऐसी विल का पुनर्जीवन यानी रिवाइवल उस भाग तक विस्तारित यानी एक्सटेंड नहीं होगा जिसे पूरी तरह से रद्द या कैंसल से पूर्व ही रद्द या और कैंसिल किया जा चुका था, जब तक कि विल या वसीयत द्वारा इसके विपरीत इंटेंशन ना शो की गई हो। दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं प्रिविलेज्ड विल यानी विशेषाधिकार प्राप्त विल, जो कि सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 65 के अनुसार कोई भी सैनिक जो किसी सैन्य अभियान में नियुक्त हो या वास्तविक युद्ध में संलग्न हो या ऐसे वायु सेना कर्मी हो अथवा कोई नाविक हो जो समुद्र में हो, यदि उसने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है तो वह अपनी प्रॉपर्टी का निपटारा सेक्शन 66 में निर्धारित कानून के अनुसार बनाई गई विल द्वारा कर सकता है। को बनवाने के लिए क्या कानूनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसकी जानकारी देने जा रहा हूं। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत यानी प्रिविलेज्ड विल लिखित में हो सकती है अथवा मौखिक रूप से भी बनाई जा सकती है। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत के एग्जीक्यूशन के लिए नीचे बताए गए रूल्स लागू होंगे। ए, विल पूरी तरह वसीयतकर्ता द्वारा अपने हाथ से लिखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में उस पर साइन
या अटेस्ट करना आवश्यक नहीं होगा। वसीयत पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी लिखी जा सकती है और वसीयतकर्ता द्वारा साइंड हो सकती है। ऐसी स्थिति में अटेस्ट करना आवश्यक नहीं होगा। सी, यदि कोई डॉक्यूमेंट जो वसीयत यानी विल होने का दावा करता है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो और उस पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर ना हो तो वह भी उसकी वसीयत मानी जाएगी यदि यह प्रूव हो जाए कि वह वसीयतकर्ता के निर्देश यानी उसकी डायरेक्शंस पर लिखी गई थी या उसने उसे अपनी वसीयत के रूप में स्वीकार किया था। डी, अगर किसी दस्तावेज को देखकर लगे कि वसीयत बनाने वाले की इच्छा के अनुरूप उसे अपनी सोचे हुए तरीके से पूरा नहीं किया जा सका तो सिर्फ इस वजह से वह दस्तावेज अमान्य नहीं होगा बल्कि मान्य होगा। यदि यह ठीक से माना जा सके कि दस्तावेज पूरा ना होने का कारण विल यानी वसीयत की इच्छा छोड़ना नहीं था बल्कि कोई और कारण था। ई, यदि सैनिक यानी सोल्जर, वायुसेना कर्मी यानी एयरमैन या नाविक ने अपनी वसीयत तैयार करने के लिए लिखित निर्देश दिए हों परंतु विल तैयार और एग्जीक्यूट होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो इसको भी उसकी विल ही माना जाएगा। एफ, यदि सैनिक, वायुसेना कर्मी या नाविक ने दो गवाहों की उपस्थिति में अपनी वसीयत तैयार करने हेतु मौखिक आदेश यानी वर्बल इंस्ट्रक्शन दिए हों और वे उसके जीवन काल में ही लिखित रूप में परिवर्तित कर दिए गए हों परंतु दस्तावेज के तैयार और एग्जीक्यूट होने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाए तो इसको भी उसकी वसीयत ही माना जाएगा भले ही वह उसकी उपस्थिति में लिखित ना किए गए हों या उसे पढ़कर ना सुनाए गए हों। जी, सैनिक, वायुसेना कर्मी या नाविक एक ही समय पर उपस्थित दो गवाहों के समक्ष अपनी इच्छाओं की घोषणा करके मौखिक वसीयत यानी ओरल विल बना सकते हैं। एच, मौखिक रूप यानी वर्ड ऑफ माउथ से बनाई गई वसीयत तब शून्य यानी अमान्य हो जाएगी अगर वसीयत बनाने वाला व्यक्ति प्रिविलेज्ड विल यानी विशेषाधिकार प्राप्त विल बनाने का अधिकार खत्म होने के बाद भी 1 महीने तक जीवित रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत यानी प्रिविलेज्ड विल या उपवसीयत जो कि किसी सैन्य अभियान में नियुक्त हो या वास्तविक युद्ध में संलग्न हो या ऐसे वायुसेना कर्मी हो जो अथवा कोई नाविक हो जो समुद्र में हो के द्वारा बनाई गई विल को रद्द और कैंसिल करने का क्या तरीका होता है, इस बारे में बताने जा रहा हूं। सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 72 के अनुसार 72 के अनुसार विल बनाए गए व्यक्ति द्वारा किसी
अनप्रिविलेज्ड विल यानी साधारण वसीयत या उपवसीयत द्वारा। नंबर 2, या किसी ऐसे कार्य द्वारा जो विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत को रद्द यानी कैंसिल करने की मंशा प्रकट करता हो, अथवा और उन फॉर्मेलिटीज के साथ किया गया हो जो प्रिविलेज्ड विल यानी विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत को वैधता यानी वैलिडिटी प्रदान करने के लिए सफिशिएंट हो। नंबर 3, या वसीयतकर्ता द्वारा अथवा उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे जलाकर, फाड़कर या किसी अन्य प्रकार से नष्ट करके इस आशय से कि उसे रद्द और कैंसिल किया जाए। सेक्शन 72 में ये स्पष्ट किया गया है कि विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत या उपवसीयत को किसी ऐसे कार्य द्वारा रद्द या कैंसिल करने के लिए जो उन फॉर्मेलिटीज के साथ किया गया हो जो विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत को वैलिड बनाने के लिए पर्याप्त हो। यह जरूरी नहीं है कि उस कार्य के समय वसीयतकर्ता जिसने की विल बनाई हो ऐसी सिचुएशन में हो जो उसे विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत बनाने का अधिकार देती हो। दोस्तों, अगर धोखा देकर, दबाव डालकर, डर दिखाकर या जबरदस्ती मनवाकर कोई विल बनवाई गई हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है, इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 61 के अनुसार यदि कोई वसीयत धोखा देकर, दबाव डालकर, डर दिखाकर या जबरदस्ती मनवाकर यानी डिमांड या रिक्वेस्ट करके बनाई गई हो तो ऐसी वसीयत इनवैलिड यानी अमान्य मानी जाएगी। विल को प्रूव करने का तरीका और प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भरपूर सिंह वर्सेस शमशेर सिंह, जो कि 12 दिसंबर 2008 को डिसाइड किया गया था कि केस में डिसाइड किया है कि वसीयत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को यह प्रूव करना आवश्यक है कि वसीयत को कानून के अनुसार प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। इसके लिए उसे एक या अधिक गवाहों यानी अटेस्टिंग विटनेस का परीक्षण कराना होता है। जहां वसीयत की वैलिडिटी को फ्रॉड, प्रेशर या अनुचित प्रभाव के आधार पर चुनौती दी जाती है, वहां प्रूव करने की जिम्मेदारी आपत्तिकर्ता यानी कैविएटर पर होती है, और जहां वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों यानी डाउट से घिरी हो उसे अंतिम विल नहीं माना जाएगा। वसीयत की वैलिडिटी के बारे में डाउटफुल यानी संदिग्ध परिस्थितियों को प्रूफ द्वारा दूर करने की जिम्मेदारी किस पर होती है, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दौलतराम वर्सेस सोडा सोधा, जो कि 16 नवंबर 2004 को डिसाइड हुआ है, के केस में यह निर्णय दिया है कि जहां वसीयत की वैलिडिटी को लेकर कोई भी डाउटफुल यानी संदिग्ध परिस्थिति हो, वहां वसीयत प्रस्तुत करने वाले की यह ड्यूटी होती है कि वह उपयुक्त प्रूफ देकर उस डाउट को दूर करे। लेकिन यह सिद्ध करने की ड्यूटी कि वसीयत जाली थी या दबाव, अनुचित प्रभाव या फ्रॉड यानी धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, इसको प्रूव करने की ड्यूटी उस व्यक्ति की होती है जो ये आरोप लगाता है। अगर किसी केस में विल वसीयतकर्ता के एक बच्चे के पक्ष में बनाई गई हो और वसीयत में ये बताने का कोई कारण नहीं दिया गया कि अन्य बच्चों को संपत्ति से क्यों बाहर रखा गया, इसके अलावा अगर वसीयत में शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी यानी अनुसूचित संपत्ति का कोई विवरण ना दिया गया हो और वसीयत के लिखने में और रजिस्ट्रेशन करवाने में एकमात्र लाभार्थी यानी जिसके फेवर में विल बनाई गई हो उसकी सक्रिय भूमिका हो, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
श्री S.R. श्रीनिवासा वर्सेस S. पद्मावथम्मा के केस में ये कहा है कि ये सभी परिस्थितियां वसीयत की वैलिडिटी पर संदेह उत्पन्न करती हैं और यदि इन संदेहों को, इन डाउट्स को दूर करने के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तो केवल वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाना मात्र अपने आप में इन संदेहों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विल की वैलिडिटी के बारे में ठोस डाउटफुल परिस्थितियों को दूर करने का दायित्व कब वसीयत के प्रस्तुतकर्ता पर शिफ्ट हो जाता है। इस विषय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा डेरेक A.C. लोबो वर्सेस अल्ड्रिक M.A. लोबो, जो कि 7 दिसंबर 2023 को डिसाइड हुआ है, के निर्णय में यह कहा गया है कि वसीयत को वैलिड सिद्ध करने की जिम्मेदारी वसीयत प्रस्तुत करने वाले पर होती है और जब वह विल को वैलिड प्रूव कर देता है तब विरोध करने वाले पक्ष पर यह सिद्ध करने का दायित्व होता है कि वसीयत वैध नहीं है। इस तरह यदि वसीयत का विरोध करने वाले पक्ष द्वारा डाउटफुल यानी संदेहास्पद परिस्थितियां प्रस्तुत की जाती हैं और प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया यानी प्राइमा फेसी उसे सत्य दर्शाया दिया जाता है तो इसके बाद यह जिम्मेदारी वसीयत प्रस्तुत करने वाले पर आ जाती है कि वह न्यायालय की संतुष्टि के लिए उन डाउटफुल यानी संदेहास्पद परिस्थितियों को दूर करे ताकि वसीयत को वास्तविक, प्रमाणित और वैलिड माना जा सके। दोस्तों, स्वयं द्वारा बनाई और अर्न की गई प्रॉपर्टी, कमाई गई प्रॉपर्टी के संबंध में वसीयत केवल एक पुत्र के लाभ के लिए तथा अन्य संतानों को वसीयत से बाहर रखते हुए बनाई गई विल को भी वैलिड माना जाएगा और ये डाउटफुल स्थिति नहीं मानी जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वेद मित्रा वर्मा वर्सेस धर्मदेव वर्मा, जो कि 31 जुलाई 2014 को डिसाइड किया गया के केस में यह निर्णय दिया है कि वसीयतकर्ता द्वारा अपनी अन्य संतानों को वसीयत से बाहर रखना और केवल एक पुत्र के लाभ के लिए विल करना मात्र अपने आप में संदेहास्पद परिस्थिति नहीं है, यानी ऐसी विल पर डाउट नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रॉपर्टी वसीयतकर्ता की खुद की कमाई हुई होने के कारण वसीयतकर्ता की इच्छा को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। इस कारण यह परिशन की वसीयत वास्तविक और स्वीकार करने योग्य डॉक्यूमेंट है या नहीं उसके एग्जीक्यूट करने के आसपास की अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वसीयत में नेचुरल हेयर यानी प्राकृतिक वारिस का उल्लेख न होना डाउटफुल परिस्थिति पैदा नहीं करता। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने धनपत वर्सेस शेवराम के केस में यह निर्णय दिया है कि यह तर्क कि कुछ नेचुरल हेयर्स यानी प्राकृतिक वारिसों का वसीयत में उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए वसीयत डाउटफुल है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। वसीयत में वसीयतकर्ता की बेटी के नाम में गलती होने का क्या इफेक्ट होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वेद मित्रा वर्मा वर्सेस धर्मदेव वर्मा के केस में यह निर्णय दिया है कि अगर वसीयत में वसीयतकर्ता की बेटी के नाम में गलती होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उससे वसीयत ही इनवैलिड यानी अमान्य हो जाए। विल को प्रूव किया जाना आवश्यक है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता, भले ही उसको एग्जीक्यूट करने यानी बनवाने में कोई विवाद यानी डिस्प्यूट ना हो या पिछले केसेस में
स्वीकार किया गया हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राजीव गुप्ता वर्सेस प्रशांत गर्ग के केस में यह निर्णय दिया है कि वसीयत के प्रूफ की आवश्यकता खत्म नहीं हो जाती, भले ही अपोजिट पार्टी द्वारा विल पर ऑब्जेक्शन ना उठाया गया हो। वसीयत की वैलिडिटी और बनाने को प्रूव करने के क्या सिद्धांत एवं तथ्य यानी फैक्ट्स होते हैं, इस विषय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मीना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान के केस में ये कहा है कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस यानी वैधानिक औपचारिकताओं के पालन के अतिरिक्त व्यापक रूप से यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत पर अपने स्वतंत्र और स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए थे। बी, विल बनाने के समय उसकी दिमागी स्थिति स्वस्थ और संतुलित थी। सी, उसे वसीयत की प्रकृति और उसके असर का पूरी तरह से ज्ञान था। तथा डी, वसीयत किसी भी प्रकार की संदेहास्पद यानी डाउटफुल परिस्थितियों में नहीं बनाई गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में यह भी कहा कि विल की वैलिडिटी यानी वैधता और एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए नीचे बताए गए सिद्धांत हैं। नंबर 1, न्यायालय को दो पहलुओं पर विचार करना होता है। पहला, कि वसीयत वास्तव में वसीयतकर्ता द्वारा बनवाई गई है, और दूसरा कि वह उसके द्वारा बनाई गई अंतिम वसीयत है। नंबर 2, इसे मैथमेटिकल एक्यूरेसी यानी गणितीय सटीकता के साथ प्रूव करना आवश्यक नहीं है, बल्कि विवेकशील व्यक्ति के सेटिस्फैक्शन की कसौटी की तरह जांचा जाना चाहिए। नंबर 3, वसीयत को सक्सेशन एक्ट की धारा 63 के अंतर्गत 63 के अंतर्गत आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए। जैसे ए, वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना निशान लगाएगा, अथवा उसकी उपस्थिति में और उसके कहने पर कोई अन्य व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा, और ऐसे हस्ताक्षर या निशान से ये स्पष्ट होना चाहिए कि लिखे गए डॉक्यूमेंट को विल यानी वसीयत के रूप में बनाने का इरादा था। बी, वसीयत का 2 या अधिक गवाहों द्वारा अटेस्ट किया जाना अनिवार्य है, परंतु किसी विशेष प्रकार से इसे अटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सी, प्रत्येक अटेस्ट करने वाले गवाह ने या तो वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या निशान लगाते देखा हो, या उसकी उपस्थिति में और उसके कहने पर किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते देखा हो, अथवा वसीयतकर्ता से ऐसे सिग्नेचर करने की व्यक्तिगत पुष्टि प्राप्त की हो। बी, प्रत्येक अटेस्ट करने वाले गवाह को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर सिग्नेचर करने होते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सभी गवाह एक ही समय में उपस्थित हों। 4, वसीयत के एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस
जो जीवित हो, न्यायालय के प्रोसेस के अधीन हो और एविडेंस देने में सक्षम हो को एग्जामिन यानी उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। 5, प्रमाणित गवाह को केवल वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों के बारे में ही नहीं बल्कि इस बात के बारे में भी बयान देना चाहिए कि प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। 6, यदि एक अटेस्टिंग विटनेस यानी गवाह वसीयत की वैलिडिटी को प्रूव कर देता है तो अन्य अटेस्टिंग गवाहों को जांच से छूट दी जा सकती है। 7, यदि वसीयत को सिद्ध करने के लिए जांचा गया एक अटेस्टिंग विटनेस वसीयत के विधिवत एग्जीक्यूशन को सिद्ध करने में असफल रहता है तो उपलब्ध अन्य अटेस्टिंग गवाह को उसके एविडेंस की पूर्ति के लिए बुलाया जाना चाहिए। 8, जब भी वसीयत के बनवाने यानी एग्जीक्यूशन के संबंध में कोई शक उत्पन्न होता है तब वसीयत पेश करने वाले की ये ड्यूटी होती है कि वह सभी वैलिड डाउट्स यानी संदेहास्पद परिस्थितियों को दूर करे, तभी उसे वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में वसीयत पेश करने वाले पर विल को वैलिड प्रूव करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी और अधिक भारी हो जाती है। नंबर 9, वसीयत के बनवाने से जुड़े हुए डाउट्स यानी संदेहास्पद परिस्थितियों वाले मामले के लिए न्यायिक विवेक यानी जुडिशियल कॉन्शियंस की कसौटी विकसित की गई है। इसके अंतर्गत वसीयत में लिखी गई बातें तथा उसके परिणामों के प्रति वसीयतकर्ता की जानकारी, वसीयत में लिखी गई बातों की प्रकृति और उसका प्रभाव, विल बनाते समय वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति की स्पष्टता और स्थिरता तथा यह तथ्य कि वसीयतकर्ता ने अपने स्वयं की इच्छा से वसीयत बनवाई जैसी बातों पर विचार किया जाता है। नंबर 10, जो व्यक्ति विल के बनवाने में फ्रॉड यानी धोखाधड़ी, फैब्रिकेशन, अनुचित प्रभाव आदि का आरोप लगाता है उसे ही उन आरोपों को प्रूव करना होता है। यदि इन आरोपों के अभाव में भी यदि ऐसी परिस्थितियां हों जो डाउट उत्पन्न करती हों तो वसीयत पेश करने वाले का कर्तव्य होता है कि वह ठोस और विश्वसनीय एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण देकर उन डाउटफुल परिस्थितियों को दूर करे। 11, नंबर 11, डाउटफुल यानी संदेहास्पद परिस्थितियां वास्तविक, प्रासंगिक और वैलिड होनी चाहिए, ना कि केवल संदेहग्रस्त मन की कल्पना। कोई विशेष परिस्थिति संदेहास्पद मानी जाएगी या नहीं, यह प्रत्येक मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। कोई भी वैध रूप से संदेह उत्पन्न करने वाली परिस्थिति संदेहास्पद परिस्थिति मानी जा सकती है, जैसे सिग्नेचर का डगमगाना, कमजोर मानसिक स्थिति, प्रॉपर्टी का अनुचित या अन्यायपूर्ण बंटवारा, या वह स्थिति जहां वसीयत पेश करने वाला व्यक्ति
स्वयं वसीयत के बनवाने में प्रमुख भूमिका निभाता हो और उसके अंतर्गत उसे पर्याप्त लाभ प्राप्त होता हो आदि। वसीयतकर्ता की पत्नी को बिना कारण बताए वसीयत से वंचित करना तथा उसकी स्थिति को छिपाने का विल पर क्या प्रभाव होता है, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुरदयाल सिंह वर्सेस जागीर कौर के केस में ये निर्णय दिया है कि यदि वसीयतकर्ता की पत्नी को बिना किसी स्पष्टीकरण के वसीयत से वंचित किया गया हो और उसकी स्थिति को छुपाया गया हो तो ऐसी स्थिति में संदेहास्पद परिस्थितियां यानी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के कारण वसीयत दूषित मानी जाएगी। स्वयं के नेचुरल उत्तराधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद अगर डाउट को दूर नहीं किया जाता तो ये नहीं माना जा सकता कि विल वसीयतकर्ता ने अपनी इच्छा से बनाई है और विल को बनवाने और उसकी वैलिडिटी पर डाउट उत्पन्न हो जाता है। वसीयत को कैंसिल करने में संपत्ति के लेन देन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पर एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा निशान लगाए जाने का क्या कोई प्रतिकूल प्रभाव होता है? पढ़े लिखे आदमी ने हस्ताक्षर की जगह अगर अंगूठा निशान लगाया है तो इसका क्या प्रभाव होता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी नारायण सिंह वर्सेस सरजुग सिंह के केस में यह निर्णय दिया है कि अंगूठा निशान की मुख्य विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अंगूठा निशान अलग अलग होता है और अंगूठे के निशान की जालसाजी करना लगभग असंभव है। इसलिए संपत्ति के लेन देन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा निशान लगाने के आधार पर कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। इसलिए केवल इस कारण से कि वसीयत को कैंसिल करते हुए वसीयतकर्ता ने साइन न करके एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद अंगूठा निशान लगाया है, उस विल को के कैंसिल करने पर कोई शक नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां वसीयतकर्ता से के अंगूठा निशान को एक्सपर्ट द्वारा वास्तविक प्रूफ किया गया हो। विल को चेंज या कैंसिल करने का विल बनाने वाले को क्या अधिकार होता है? विल को चेंज या कैंसिल करने का विल बनाने वाले को क्या अधिकार होता है? इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 62 के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन काल में जब तक वह सक्षम है वसीयत को निरस्त यानी रिवोक या चेंज कर सकता है, क्योंकि वसीयत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात लागू होती है। अतः वह मानसिक रूप से सक्षम रहते हुए अनेकों बार चेंज यानी उसमें संशोधन कर सकता है। दोस्तों, पिछली विल को कैंसिल करके नई विल बनवाना, परंतु नई विल में पिछली कैंसिल की गई विल का उल्लेख ना होना का क्या इफेक्ट होता है? पिछली विल को कैंसिल करके नई विल बनवाना, परंतु नई विल में पिछली कैंसिल की गई विल का उल्लेख ना होना, इसका क्या प्रभाव होता है? इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महेश कुमार वर्सेस विनोद कुमार के केस में यह निर्णय दिया है कि अंतिम वसीयत में यह स्पष्ट रूप से ना कहना कि पिछली वसीयत कैंसिल है का कोई महत्व नहीं है, बशर्ते कि अंतिम वसीयत का बनवाना वैलिड सिद्ध हो जाए। इस स्थिति में पिछली वसीयत अपने आप निष्प्रभावी यानी इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि दूसरी वसीयत ही वसीयतकर्ता की अंतिम विल और उसकी अंतिम इच्छा मानी जाती है। वसीयतकर्ता के विवाह के कारण वसीयत कब कैंसल यानी रद्द हो जाती है?
सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 69 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी वसीयत बनाता है और बाद में उसका विवाह हो जाता है तो उसकी वह वसीयत अपने आप कैंसिल मानी जाएगी। परंतु अगर वसीयत किसी नियुक्ति की शक्ति यानी पावर ऑफ अपॉइंटमेंट का उपयोग करके बनाई गई है तो केवल विवाह होने से वह वसीयत रद्द नहीं होगी। यह तब लागू होता है जब उस संपत्ति का नियुक्त न होने की स्थिति में ये तब लागू होता है जब उस व्यक्ति का नियुक्ति न होने की स्थिति में अधिकार वसीयत बनाने वाले व्यक्ति के एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या उसके कानूनी वारिसों को नहीं मिलता। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट का मीनिंग होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति बांटने या तय करने का अधिकार दिया जाता है जिसका वह खुद मालिक नहीं होता। उसे यह अधिकार होता है कि वह तय करे कि वह संपत्ति किसे दी जाए। इस अधिकार को पावर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति की शक्ति कहा जाता है। दोस्तों, विल यानी वसीयत की शब्दावली यानी क्या वर्डिंग, विल की क्या वर्डिंग होनी चाहिए, इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 74 के अनुसार किसी भी विल में किसी तकनीकी शब्द यानी टेक्निकल वर्ड्स या विधिक परिभाषिक शब्दावली यानी टर्म्स ऑफ आर्ट का यूज करना जरूरी नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि विल की लैंग्वेज और वर्डिंग SEO जिससे वसीयतकर्ता की मंशा स्पष्ट रूप से ज्ञात की जा सके। विल में किसी नाम की गलती या किसी डिटेल यानी विवरण की भूल का क्या इफेक्ट होता है। सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 76 के अनुसार जहाँ वसीयत में किसी प्राप्तकर्ता यानी वसीयत के लाभार्थी या प्राप्तकर्ताओं के किसी वर्ग को डेजिग्नेट या वर्णित यानी डिस्क्राइब करने के लिए प्रयुक्त शब्द पर्याप्त रूप से ये स्पष्ट कर देते हों कि किसका क्या मतलब यानी अभिप्राय है, वहाँ केवल नाम या विवरण में गलती होने मात्र से विल में लिखी गई संपत्ति प्रभावी होने से वंचित नहीं की जा सकती। ऐसे में विल में किसी प्राप्तकर्ता के नाम में हुई गलती को उसके विवरण यानी डिस्क्रिप्शन द्वारा सुधारा जा सकता है और उसके विवरण में हुई गलती को भी उसके नाम द्वारा सुधारा जा सकता है। दोस्तों, विल में अगर कोई आवश्यक शब्द यानी वर्ड छोड़ दिया गया हो तो कब इन शब्दों की पूर्ति वर्ड्स की सप्लाई की जा सकती है, इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 77 के अनुसार जहाँ किसी मीनिंग की पूर्ण अभिव्यक्ति यानी फुल एक्सप्रेशन के लिए आवश्यक कोई शब्द अगर छोड़ दिया गया है तो विल में उस शब्द की पूर्ति संदर्भ यानी कंटेक्स्ट के आधार पर की जा सकती है। विल के सब्जेक्ट के विवरण में गलतियों को क्या रिजेक्ट किया जा सकता है, इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 78 के अनुसार यदि कोई वस्तु या संपत्ति जिसे वसीयतकर्ता विल द्वारा प्रदान करना चाहता था विल में दिए गए उसके विवरण से पर्याप्त रूप से पहचानी जा सकती हो, परंतु उस विवरण के कुछ भाग उस वस्तु पर लागू नहीं होते हो तो ऐसे त्रुटिपूर्ण अंशों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वसीयत के अनुसार दी गई संपत्ति प्रभावी होगी। कब विल में दी गई डिटेल यानी विवरण का कोई भाग गलत मानकर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। कब विल में दी गई डिटेल यानी विवरण का कोई भाग अगर
गलत मानकर, कोई भाग गलत मानकर रिजेक्ट नहीं किया जाता। इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 79 के अनुसार यदि किसी विल में वसीयत करता जिस वस्तु या संपत्ति को विल द्वारा देना चाहता है उसके संबंध में अनेक परिस्थितियों का उल्लेख और वर्णन करके किया गया हो और उसमें ऐसी कोई संपत्ति विद्यमान हो जिसके संबंध में वे सभी परिस्थितियां लागू होती हैं, तो वसीयत के अनुसार दी गई संपत्ति को उस संपत्ति तक सीमित माना जाएगा और यह गैर कानूनी होगा कि विल में दिए गए विवरण के किसी भाग को केवल इस कारण गलत मानकर रिजेक्ट कर दिया जाए कि वसीयतकर्ता के पास अन्य प्रॉपर्टी भी थी जिस पर विवरण का वह भाग लागू नहीं होता। इस विषय में यह स्पष्टीकरण दिया गया कि यह निर्णय करते समय कि कोई मामला इस सेक्शन के मीनिंग के अंतर्गत आता है या नहीं, ऐसे किसी भी शब्द को जो धारा 78 के अंतर्गत रिजेक्ट करने के योग्य होगा, ये माना जाएगा कि वे वसीयत से हटाए यानी रिवोक किए जा चुके हैं। दोस्तों, विल से यदि किन्हीं शब्दों से एक से अधिक मीनिंग संभव हो यानी पेटेंट एम्बिग्यूटी हो, तो ऐसे मामलों में डॉक्यूमेंट से बाहर के प्रूफ को कब एक्सेप्ट किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट से बाहर के प्रूफ को कब एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 की सेक्शन 80 के अनुसार अगर वसीयत के शब्द अपने आप में साफ और बिना किसी डाउट के हैं, लेकिन बाहर की जानकारी यानी एक्सट्रिंसिक एविडेंस से पता चले कि उन शब्दों का मतलब दो या अधिक चीजों पर लागू हो सकता है और उनमें से केवल एक ही बात वसीयत बनाने वाले व्यक्ति का असली इरादा हो सकती है, तो ये जानने के लिए बाहरी सबूत लिए जा सकते हैं कि उसका असली मतलब कौन सा था। दोस्तों, वसीयत बनाने वाले व्यक्ति की मंशा क्या थी, ये साबित करने के लिए कब बाहरी सबूत स्वीकार नहीं किए जा सकते। सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 81 के अनुसार 81 के अनुसार अगर वसीयत में ही स्पष्ट तौर पर क्लियरली कोई कंफ्यूजन या कोई कमी दिखाई देती है, तो वसीयत बनाने वाले व्यक्ति की मंशा क्या थी, ये साबित करने के लिए बाहरी सबूत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विल का क्या अर्थ या इंटेंशन है, इसे कैसे जाना जा सकता है, इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 82 के अनुसार किसी भी विल का क्या अर्थ या इंटेंशन है को पूरी विल के अर्थ से ग्रहण किया जाना चाहिए और उसके सभी भागों की व्याख्या एक दूसरे के संदर्भ यानी रेफरेंस में की जाएगी। कब विल में वर्णित शब्दों को सीमित अर्थ यानी लिमिटेड मीनिंग में समझा जा सकता है और कब सामान्य यानी साधारण मीनिंग से व्यापक यानी वाइडर मीनिंग में, इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 83 के अनुसार सामान्य शब्दों यानी जनरल वर्ड्स को सीमित अर्थ यानी रिस्ट्रिक्टेड सेंस में समझा जा सकता है, जहां विल से यह इंटेंशन ग्रहण की जा सके कि वसीयतकर्ता ने उनका प्रयोग सीमित अर्थ में करने का पर्पज रखा था और शब्दों को उनके सामान्य अर्थ से व्यापक अर्थ यानी वाइडर सेंस में समझा जा सकता है, जहां वसीयत के अन्य शब्दों से यह मतलब निकाला जा सके कि वसीयतकर्ता ने उनका प्रयोग ऐसे व्यापक अर्थ वाइडर सेंस में करने का आशय रखा था। विल के शब्दों से यदि दो संभावित व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन निकलती हो, तो किस व्याख्या को तरजीह दी जानी चाहिए। इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 84 के अनुसार जहां किसी विल के शब्दों की दो अर्थों में व्याख्या संभव हो, जिनमें से एक के अनुसार उसका कुछ प्रभाव हो सकता है,
और दूसरे के अनुसार उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता, वहां पहले वाली व्याख्या को वरीयता दी जाएगी। यानी ये समझा जाएगा कि उसका कुछ प्रभाव हो सकता है। विल की रीजनेबल यानी युक्ति संगत व्याख्या संभव होने के क्या इफेक्ट होते हैं, इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 85 के अनुसार यदि विल की रीजनेबल यानी युक्ति संगत व्याख्या संभव हो तो विल के किसी भी भाग को निरर्थक यानी यूजलेस मानकर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। विल के विभिन्न भागों में यूज किए गए समान शब्दों की व्याख्या कैसे करनी है, इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 86 के अनुसार 86 के अनुसार यदि एक ही वसीयत के विभिन्न भागों में समान शब्द यानी सेम वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो उन्हें सब जगह एक ही मीनिंग यानी एक ही अर्थ में माना जाना चाहिए, जब तक कि कोई विपरीत अर्थ यानी कंट्रेरी इंटेंशन विल में प्रकट ना हो रही हो। वसीयतकर्ता की विल में कही गई बातों यानी विल में जारी की गई इंटेंशन को जहां तक संभव हो लागू किया जाना चाहिए। सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 87 के अनुसार वसीयतकर्ता की इंटेंशन को केवल इस कारण लागू करने से मना नहीं किया जा सकता कि विल पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती, बल्कि उससे जिस लिमिट तक संभव हो लागू किया जाना चाहिए। यदि विल की दो क्लॉजेस यानी उपबंधों में कही गई बातों में टकराव हो और दो क्लॉजेस से अलग अलग मीनिंग निकल रहा हो तो उस केस में क्या किया जाना चाहिए। यदि विल के दो क्लॉजेस में आपस में कंट्राडिक्शन हो तो उस केस में क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 88 के अनुसार ऐसी स्थिति में अंतिम क्लॉज प्रभावी यानी इफेक्टिव होगा जहां विल में गिफ्ट से संबंधित दो उपबंध यानी टू क्लॉजेस एक दूसरे के खिलाफ यानी परस्पर कंट्राडिक्टरी हों कि वे किसी भी प्रकार साथ साथ प्रभावी नहीं रह सकते, वहां अंतिम उपबंध यानी लास्ट क्लॉज में कही गई बातें इफेक्टिव होंगी। यानी ऐसी स्थिति में अंतिम क्लॉज में कही गई बातें प्रभावी यानी इफेक्टिव होंगी। विल में कही गई बातों से अगर कोई निश्चित मीनिंग ना निकल रहा हो तो इस कारण विल या बिक्वेस्ट यानी संकल्प दान पर इसका क्या असर होता है। यदि विल से किसी एक निश्चित मीनिंग ना निकल रहा हो तो इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 89 के अनुसार कोई विल या बिक्वेस्ट यदि किसी निश्चित मीनिंग को व्यक्त नहीं कर रहे हों तो ऐसी विल और बिक्वेस्ट अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी के कारण शून्य यानी वॉइड मानी जाएगी। जनरल बिक्वेस्ट यानी संकल्प दान द्वारा की गई अपॉइंटमेंट की पावर का प्रयोग करने का क्या तरीका है, इस बारे में सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 91 के अनुसार जब तक विल द्वारा कोई विपरीत अभिप्राय यानी कोई कंट्रेरी इंटेंशन प्रकट ना हो रही हो तो वसीयतकर्ता की संपत्ति का रिक्वेस्ट यानी संकल्प दान इस प्रकार माना जाएगा कि उसमें वह कोई भी प्रॉपर्टी सम्मिलित होगी जिसे वह विल द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति या उद्देश्य के पक्ष में जिसे वह उपयुक्त समझे अपॉइंट करने की पावर रखता हो और ऐसी रिक्वेस्ट उस शक्ति के प्रयोग के रूप में प्रभावी होगी। इसी प्रकार सामान्य रूप से यानी जनरली वर्णित की गई प्रॉपर्टी का
बिक्वेस्ट यानी संकल्प दान इस प्रकार इंटरप्रेटेड किया जाएगा कि उसमें कोई भी संपत्ति सम्मिलित होगी जिस पर उक्त वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन लागू हो सकता हो और जिसे वह वसीयत द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति या उद्देश्य के पक्ष में जिसे वह उपयुक्त समझे नियुक्त करने की शक्ति रखता हो तथा ऐसा संकल्प दान यानी बिक्वेस्ट उस शक्ति के प्रयोग के रूप में प्रभावी होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में विल यानी वसीयत के बारे में दी गई कानूनी जानकारियों का आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है विल को लागू करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रॉपर्टी का बंटवारा विल के अनुसार होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी की मदद हो सकती है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जल्दी ही एक और इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट पर नया वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स।